Hello my dear students and welcome back again. Today I am going to start class 8 geography NCERT textbook chapter 5th and that is industries. So let's start this chapter. Have you ever given a thought to the fact that the notebook you see for the writing has come to you after a long process of manufacturing? It started its life as a part of tree. It was cut down and transported to the pulp mill. There the wood of the tree was processed and converted into the wood pulp. The wood pulp was mixed with the chemicals and finally changed into the paper by machines. This paper found its way to the press where the ink made from chemical was used to print the lines of the pages. The pages were then bound in the form of a notebook, packed and sent to the market for the sale. Finally, it reached your hands. तो इस चैप्टर में हम इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे. तो इसमें बताया गया है कि जो बुक्स आपके हाथ पे है, जो नोटबुक जिस पे आप लिखते हो, तो आपने सोचा है कि वो नोटबुक के जो पेजेस है वो हमें कहाँ से मिलते हैं. तो वो हमें मिलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से. और जो ये पेज है इसकी बनने की शुरुआत कहाँ से हुई है? ट्री से. तो जब हम पेजेस बनाते हैं तो हम ट्री को कट डाउन करते हैं और उनको पल्प मिल में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. तो जो वहाँ पर ट्री की जो लकड़ियाँ होती हैं वो पेजेस में कन्वर्टेड हो जाती हैं. और जब हम इन्हें पेजेस में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसमें केमिकल का यूज़ भी करते हैं. और जो पेजेस में जो लाइन होती है, जैसे कि ब्लू, ब्लैक, रेड कलर की जो लाइन्स होती है, उनमें भी इंक का यूज़ किया जाता है. और इन इंक को बनाने के लिए हमें केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता है. तो ये सारी प्रोसेस होती है एक नोटबुक को बनाने के लिए, फिर जाके वो नोटबुक हमें मिलती है. Secondary activity or manufacturing change raw material into products of a more value to people. As you have seen, pulp was changed into the paper and paper into a notebook. These represent the two stages of the manufacturing process. The paper made from pulp and the cloth made from the cotton have had a value added to them at each stage of manufacturing process. In this way, the finished product has more value and utility than the raw materials that it made from. तो जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी होती है. तो जो इसमें रॉ मटेरियल होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है. जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पल्प होता है वो किस में चेंज हो रहा है? पेपर में हो रहा है. जो पेपर है वो किस में चेंज हो रहा है? नोटबुक में हो रहा है. तो हमारे लिए वैल्यू किसकी है? नोटबुक की वैल्यू है. तो ये क्या हमारी एक सेकेंडरी एक्टिविटी है. और इसमें क्या होती है, दो स्टेज होती है जो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में वर्क करती है. तो जो पेपर पल्प में बनता है और जो क्लॉथ्स बनते हैं जैसे कि कॉटन के, तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है उसकी हर एक स्टेज में. जब क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस होती है, तो जो प्रोडक्ट होता है जब वो फिनिश हो जाता है तो हमें उसकी वैल्यू होती है. देखा होगा आपने कि जो जितनी अच्छी नोटबुक्स होती है, जितने अच्छे क्लॉथ्स होते हैं, तो उनके प्राइसेस उतने ज़्यादा होते हैं. तो हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं. Industry refers to an economic activity that is concerned with the production of goods, extraction and maintenance of the provision of service. Thus we have iron and steel industry, production of goods, coal mining industries, extraction of coal and tourism industry, service provider. तो जो इंडस्ट्रीज है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को लीड करती है उसके प्रोडक्शन में, जो कि प्रोडक्शन में आता है आपका गुड्स आते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स आते हैं एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस आती है. तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है ये हमें कहाँ से मिलता है, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री से मिलते हैं. और जो एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल है इसमें क्या होता है, कोल माइनिंग की प्रोसेस होती है. और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या है, टूरिज्म इंडस्ट्री से होती है. Now we have a next topic, classification of industries. Industries can be classified on the basis of raw material size and ownership. तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर हमें इंडस्ट्री स्टेबलाइज्ड करनी है तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, सबसे पहले रॉ मटेरियल की ज़रूरत है कि हमारे पास कितना रॉ मटेरियल है और हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. Raw materials. Industry may be agro-based, mineral-based, marine-based and the forest-based depending on the type of raw material they use. Agro-based industries use plant and animals-based products as their raw materials. Food processing, vegetable oil, cotton textile, dairy products and the leather industries are the example of agro-based industries. Mineral-based industries are primary industries that use mineral ores as their raw materials. The products of these industries feed other industries. Iron made from iron ore is the product of the mineral-based industries. तो अब हमारे पास है रॉ मटेरियल्स. तो रॉ मटेरियल्स होता है, इसमें जो इंडस्ट्री स्टेबलाइज्ड होती है, तो आपने देखा होगा कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, मिनरल बेस्ड भी होती है और मैराइन बेस्ड भी होती है. तो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स का यूज़ करते हैं. और जब हम प्लांट्स और एनिमल्स का यूज़ करते हैं तो जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं एज अ रॉ मटेरियल, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग में, वेजिटेबल ऑयल में,
तो जैसे कि वेजिटेबल ऑयल में अगर हमें मस्टर्ड ऑयल निकालना है तो हम उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ मस्टर्ड करेंगे। तो ये क्या होगा, जो मस्टर्ड है वो क्या हमारा रॉ मटेरियल है। अब जब हम उस मस्टर्ड ऑयल को इंडस्ट्रीज में, जो मस्टर्ड फ्लावर्स हैं उनको हम अगर इंडस्ट्रीज में भेजेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, प्रोसेस होगी मैन्युफैक्चरिंग की। तो वहाँ से जो हमें ऑयल मिलेगा तो ये हमारी कौन सी प्रोसेस है, सेकेंडरी प्रोसेस है। जब वो ऑयल मार्केटिंग में जाएगा सेलिंग के लिए तो वो कौन सी प्रोसेस है, टर्सरी प्रोसेस है। तो जो कॉटन टेक्सटाइल हो गया, डायरी प्रोडक्ट्स हो गया और लेदर इंडस्ट्रीज है, ये किसके एग्जाम्पल है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है। जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है इसमें मिनरल्स और उसका यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल्स, और इसका जो प्रोडक्ट्स होता है ये क्या होता है, इंडस्ट्रीज को फीड किया जाता है। और आयरन मेड जो होता है वो आयरन ओर का प्रोडक्ट है और इसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। तो जो यूज्ड है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। दिस इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स सच एज अ हैवी मशीनरी, बिल्डिंग्स मटेरियल्स एंड रेलवे कोचेस। तो क्या होता है कि जो ये रॉ मटेरियल्स है इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें बहुत से प्रोडक्ट्स की और भी ज़रूरत होती है, जैसे कि हैवी मशीन की ज़रूरत है, और वो हैवी मशीन कहाँ पर स्टेबलाइज करनी है उसके लिए हमें बिल्डिंग्स मटेरियल्स की भी ज़रूरत पड़ती है और रेलवे कोचेस की भी ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम क्या कर सकें, उस प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने का काम कर सकें। Mineral based industry use products from the sea and oceans as raw materials. Industry processing seafood or manufacturing fish oil are the some examples. Forest based industry utilize forest produce as a raw materials. The industries associated with forests are pulp and paper and pharmaceuticals, furniture and buildings. तो जो मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें सी से और ओशन से मिलते हैं। जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलेगा, सी और ओशन से मिलेगा। तो जो इंडस्ट्रीज है वो जो सी फूड को क्या करेगी और जो फिश ऑयल है उसको मैन्युफैक्चर करने का काम करेगी। ये तो कुछ एग्जाम्पल थे मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज के। अब जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो क्या है, यूटिलाइज करते हैं, क्या करते हैं, जो प्रोड्यूस होता है रॉ मटेरियल, जैसे कि हमें क्या मिलता है, पेपर मिलता है, फर्नीचर मिलता है, और जो हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स में हम वुड का यूज़ करते हैं, वो सारा हमें कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री से मिलता है। साइज, it refers to the amount of capital invested, number of people employed and the volume of production. Based on size, industry can be classified into the scale and the large scale industries. Cottage or household industries are the type of small scale industries where the products are manufactured by hand by artisan. Basket weaving, poetry and the other handicrafts are the example of cottage industries. Small scale industries use lesser amount of capital and technological as compared to the large scale industries that produce large volume of products. Investments of the capital is the higher and the technology used in the superior in the large scale industries. Silk weaving and the food processing industries are the small scale industries. Production of the automobiles and the heavy machinery are the scale industries. तो इसमें साइज बताया गया है कि जो रिफर्स करता है कैपिटल इन्वेस्टेड को और नंबर ऑफ पीपल और एम्प्लॉयड और वॉल्यूम की प्रोडक्शंस को। तो जो ये साइज है ये कैटेगराइज किया गया है टू कैटेगरीज में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। तो जो कॉटेज हाउस होल्ड होते हैं, जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो बाई हैंड और बाई आर्टिशंस के द्वारा होते हैं, और इसके एग्जाम्पल है बास्केट वेबिंग एंड पोट्री एंड कुछ अदर्स हैंडीक्राफ्ट्स हैं। और ये कॉटेज इंडस्ट्रीज भी हम इनको कहते हैं। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं इसमें जो कैपिटल और टेक्नोलॉजी होती है वो लेसर रिक्वायर्ड होती है कंपैरिजन टू द लार्ज इंडस्ट्रीज के। और जो लार्ज इंडस्ट्रीज होता है ये सुपर इंडस्ट्रीज भी होता है, और इसमें हमें हैवी मशीनरी और ऑटोमोबाइल्स इसके क्या हैं, एक एग्जाम्पल्स हैं। Next है ownership. Industry can be classified into the private sector, state owned or the public sector, joint sector and the cooperative sector. Private sector industries are owned and operated by individual or a group of individuals. The public sector industries are the owned and operated by the government and the Hindustan Aeronautics Limited. तो जो ownership है ये कैटेगराइज किया गया है 3-4 कैटेगरी में, प्राइवेट में, स्टेट में, पब्लिक में और जॉइंट सेक्टर में और कोऑपरेटिव सेक्टर में। तो जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं ये क्या होती है, खुद की होती है, और जो क्या होती है इंडिविजुअल क्या करते हैं, हम किसी ग्रुप के द्वारा उसको क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है वो भी ओन्ड होती है, बट उसको ऑपरेट कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। और जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल कौन सा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड and Steel Authority of India Limited. Joint sector industries are owned and operated by the state and individual or a group of individual
Maruti Udyog Limited is an example of joint sector industries. Cooperative sector industries are owned and operated by producers or suppliers of the raw materials, workers of both. Anand Milk Union Limited and Sudha Dairy are a success story of cooperative venture. तो क्या है कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, तो ये भी एग्जाम्पल था क्या किसका, पब्लिक सेक्टर का, जिसको कौन ऑन करता है, गवर्नमेंट के थ्रू। और जो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है ये खुद के द्वारा ओन होते हैं, लेकिन इसको ऑपरेट कौन करता है, स्टेट और इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लोग करते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल कौन सा है, मारुति उद्योग लिमिटेड इसका एक एग्जाम्पल है। और कोऑपरेटिव सेक्टर्स जो होते हैं ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि अपने द्वारा ओन की जाती हैं। इसके जो प्रोड्यूसर सप्लायर होते हैं वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को सप्लाई करते हैं, वर्क करते हैं दोनों में। जैसे कि कौन है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डायरी है, ये एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव वेंचर के। नेक्स्ट है factors affecting location of industries. The factors affecting the location of industries are the availability of raw materials, land, water, labor, power, capital, transport, and the market. Industries are situated where some of these factors are easily available. Sometimes the government provides incentives like subsidies, power, lower transport costs, and other infrastructure so that industry may be located in backward areas. Industrialization often leads to the development and the growth of the town and cities. तो एक इंडस्ट्रीज को स्टेबलाइज्ड करने के लिए उसके लिए कुछ फैक्टर्स हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमारे पास रॉ मटेरियल होना इम्पॉर्टेंट है, उसके लेबर इम्पॉर्टेंट है, कैपिटल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, लैंड एंड पावर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं तो हम ईजिली क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो जो इसमें कुछ फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ फैक्टर चाहिए होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल चाहिए होता है, लैंड चाहिए होता है, वाटर लेवल, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, इन सब की हमें ज़रूरत पड़ती है इंडस्ट्री को सिचुएटेड करने के लिए। और जहाँ पर ये सारे फैक्टर बहुत ज़्यादा ईजिली मिल जाते हैं वहाँ पर ये इंडस्ट्री की हो जाती है, स्टेबलाइज्ड हो जाती है। तो जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है इन फैक्टर को अपनी कुछ पावर से और कुछ लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से, जिससे कि क्या हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को क्या किया जाता है, स्टेबलाइज किया जाता है। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से ये डेवलप्ड है और ग्रोथ होती है किसी टाउन और cities की। Industrial system. An industrial system consists of inputs, process, and the outputs. The inputs are the raw materials, labor, and the cost of land, transport, power, and the infrastructure. The process include a wide range of activities that convert the raw material into the finished products. The output are the end product and the income earned from it. In the case of textile industries, inputs may be the cotton, human labor, factor, and transport costs. The process of include gaining, spinning, weaving, dyeing, and the printing. The output of the shirt you wear. तो जो इंडस्ट्रियल का सब सिस्टम है, इसमें जो इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है इसमें इनपुट प्रोसेस होती है और आउटपुट प्रोसेस होती है। तो जो रॉ मटेरियल, लेबर और कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तो क्या है, इसके इनपुट्स लेवल है। तो इस प्रोसेस में जो इंक्लूड होता है तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। और जब ये रॉ मटेरियल फिनिश्ड हो जाता है प्रोडक्ट में तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट कहते हैं। तो वो जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट का एंड होता है, जिसके थ्रू हमें क्या होती है, इनकम अर्न होती है। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देख सकते हैं हम कि जो कॉटन है, ह्यूमन लेबर है, फैक्ट्री है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, ये क्या है, हमारे इनपुट है। और इसका आउटपुट रिजल्ट क्या है, जो उससे गाइनिंग, स्पिनिंग, वेबिंग, डाइंग और प्रिंटेड है, जो शर्ट हम पहनते हैं, ये क्या है, इसका आउटपुट रिजल्ट है। Industrial regions. Industrial regions emerge when a number of industries locate close to each other and share the benefit of their closeness. Major industrial regions of the world and the Eastern North America, Western Central Europe, Eastern Europe and Eastern Asia. Major. तो जो इंडस्ट्रियल रीजन्स है ये क्या होती है, जब इमर्ज हो जाती है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के साथ, जो कि एक दूसरे के साथ लोकेट करते हैं अपने बेनिफिट को और अपने क्लोजनेस को। तो जो इसमें इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं वर्ल्ड के, जैसे कि ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया, तो ये सब क्या है, एक दूसरे के क्लोज है और एक दूसरे से क्या लेती हैं, बेनिफिट्स भी शेयर करती हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज नियर द सी पोर्ट्स एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड्स। तो जो इंडस्ट्रीज हैं ये सब कहाँ पर स्टेलाइज की गई हैं, जहाँ पर टेम्परेट एरियाज होता है, जहाँ पर सी पोर्ट्स हो और ईजिली वहाँ पर क्या हो, कोल फील्ड्स पाए जाए। इंडिया हैज सेवरल इंडस्ट्रीज रीजन लाइक मुंबई, पुणे क्लस्टर, बैंगलोर, तमिलनाडु रीजन्स, हुलगी रीजन, अहमदाबाद, बड़ोदरा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रीज बेल्ट, विशाखापट्टनम, गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन्स एंड द
कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रीज क्लस्टर। तो जो इंडिया है इसमें बहुत सारी सेवरल इंडस्ट्री रीजन्स है, जैसे कि मुंबई में है, पुणे क्लस्टर है, बैंगलोर तमिलनाडु रीजन में हुल्की रीजन है जो कि अहमदाबाद बड़ौदा रीजन में है, छोटा नागपुर इंडस्ट्रीज है और विशाखापट्टनम गुंतौर भी है और गुड़गांव दिल्ली मेरठ भी है। तो ये सब क्या है, एक इंडस्ट्री क्लस्टर है जो कि कहाँ पर स्टेबलाइज्ड है, इंडिया में स्टेबलाइज्ड है। Next, distribution of major industries. The world's major industries are the major iron and the steel industries, the textile industries and the information technology industries. The iron and steel industries are the other industries, while information technology is an emerging industries. The country in which iron and steel industry is located are Germany, USA, China, Japan and Russia. Textile industry is concentrated in India, Hong Kong, South Korea, Japan and Taiwan. The major hubs of information technology industries are the Silicon Valley of the Center California and the Bangalore region of India. तो जो मेजर इंडस्ट्रीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो अलग अलग टाइप में है। जो वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो कौन कौन सी है, वो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं ये क्या है, ओल्डर इंडस्ट्रीज है, और जो इंफॉर्मेशन है ये क्या है, नई इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है। तो जो कंट्री है जहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड है वर्ल्ड में, तो वो कहाँ कहाँ पर है, वो है जर्मनी में, यूएसए में, चाइना में, जापान और रशिया में है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो इंडिया में सिचुएटेड है, जैसे कि हांगकांग में है, साउथ कोरिया में भी और जापान और ताइवान में भी है। कुछ मेजर हब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के जो कि सिलिकॉन वैली में सिचुएटेड है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, सेंट्रल कैलिफोर्निया में है और बैंगलोर रीजन में इंडिया में कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री स्टेबलाइज्ड हुई है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, like other industries, iron and steel industries too comprises various input, process and outputs. This is a feeder industry whose products are used as the raw materials for other industries. The input for the industries includes raw materials such as iron and coal or limestone along with the laborers, capital, site and the other infrastructure. The process of converting iron ore into the steel involves many stages. The raw material is put on the blast furnace where it undergoes smelting. It is then refined. The output obtained is steel which may be used by the other industries as raw material. तो नेक्स्ट हमारे पास आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है। तो इसमें क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज होती है जैसे कि आयरन हो गया, स्टील इंडस्ट्रीज हो गया, ये कंप्राइजेस की जाती है इनके इनपुट प्रोसेस से और इनके आउटपुट प्रोसेस से। तो जो इसका फीडर इंडस्ट्रीज होता है वो जो प्रोडक्ट्स होता है उसका रॉ मटेरियल के साथ साथ उसका अदर इंडस्ट्रीज में भी उसका यूज करता है। तो जो इनपुट है इंडस्ट्रीज का उसमें इंक्लूड होता है रॉ मटेरियल का, जैसे कि आयरन कोल हो गया, लाइमस्टोन्स हो गया और लेबर का भी, कैपिटल का भी और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सारा इसमें लगा दिया जाता है। और इस प्रोसेस में जो आयरन का जो कन्वर्टिंग होती है ओर से स्टील में, तो उसकी जो जितनी भी स्टेज है उसको भी इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं। जो रॉ मटेरियल है उसमें क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस होता है जहाँ पर कि स्मेल्टिंग होती है, उसको पिघलाया जाता है और उसको दोबारा से रिफाइन किया जाता है। तो जो इसका आउटपुट निकलता है स्टील इंडस्ट्रीज का, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। और ये कहाँ से निकलता है, अपने रॉ मटेरियल से निकलता है। तो स्मेल्टिंग एक प्रोसेस होती है जहाँ पर कि मेटल को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके ओर से, किसके थ्रू, हीटिंग के थ्रू, और वो क्या हो जाता है, वहाँ पर उसका मेल्ट हो जाता है। Steel is tough and it can easily be shaped, cut or made into wire. Especially alloys of steel can be made by the adding in a small amounts of other metals such as aluminium, nickel and the copper. Alloys give us steel unusual hardness, toughness or ability to resist rust. Steel is often called the backbone of modern industries. Almost everything we use in the either made of iron or steel has been made with tools and machinery of these metals. Ships, trains, trucks and auto are the made largely to steel. Even the safety pins of the needles you use are made from the steel. Oil will drilled with the steel machinery. Steel pipelines transport oil. Minerals are mined with the steel equipment. Farm machinery are the most steel. Large buildings have steel framework. तो इसमें क्या होता है कि जो स्टील है ये क्या एक टफ है और ये इजीली शेप किया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा इसको कट भी किया जाता है वायर से। और इसके लिए क्या होता है कि कुछ स्टील को अलाउज किया जाता है जिनमें कि थोड़ी सी अमाउंट्स ऑफ मेटल को ऐड किया जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया। तो जो अलाउज है ये स्टील अनयूजुअल हार्डनेस और टफनेस को ईजिली क्या कर देता है, रस्ट कर देता है, उसको ईजिली ख़त्म कर देता है।
तो जो स्टील है इसको मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन भी कहा जाता है और हर जगह हम देखते हैं कि ज़्यादातर स्टील और आयरन इंडस्ट्री स्टेबलाइज्ड होती है और जो कि कहाँ से बनती है, उनके टूल्स और मशीनरी से बनती है। जो शिप, ट्रेन, ट्रक्स हैं और ऑटोज हैं, इनमें भी क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टील का यूज़ होता है। इवन जो सेफ्टी पिन्स होती है, निडल्स होती है, ये भी किससे बनती है, स्टील से बनती है। और जो ऑयल वेल्स है, जब हम उनको ड्रिल करते हैं तो उसको ड्रिल करने के लिए भी हमें कौन सी मशीन का यूज़ करना पड़ता है, स्टील मशीन का यूज़ करना पड़ता है। तो जो स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल के लिए यूज़ होता है, मिनरल्स जो माइन किए जाते हैं उसमें भी स्टील के इक्विपमेंट यूज़ होता है। और जो फॉर्म मशीन है वो भी किससे बनी रहती है, स्टील की बनी रहती है। और जो लार्ज बिल्डिंग्स हैं उनके जो फ्रेमवर्क होते हैं वो भी किससे मेड होते हैं, स्टील से बने हुए होते हैं। तो यही एक कारण है जिसके कारण हम स्टील को क्या कहते हैं, मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन कहते हैं। यानी कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज की रीढ़ की हड्डी कौन है, स्टील इंडस्ट्रीज है। Before 1800 AD, iron and steel industries was located where raw materials, power supply and running water were easily available. Later, the ideal location for the industries was near coalfield and close to canals and railways. After 1950, iron and steel industries began to be located on a large areas of flat land near the seaports. This is because by this time steel works had become very large and iron ore had to be imported from overseas. तो जो 1800 की जो पहले की बात है उसमें जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज होता था वो लोकेटेड किए जाते थे ऐसी जगह पर जहाँ पर रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाईज और रनिंग वाटर बहुत आसानी से मिल जाते थे। लेकिन उसके बाद जो आइडिया आया इंडस्ट्रीज़ का तो वो कोल फील्ड्स और सी पोर्ट्स के किनारे पे भी उनको स्टेबलाइज किया गया है। और 1915 के बाद तो जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फ्लैट लैंड के तरफ सिचुएटेड किया गया है जहाँ पर क्या थे, सी पोर्ट्स थे, ताकि जो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हो, इम्पोर्ट का सिस्टम हो, वो सी के थ्रू हो जाए। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैड डेवलप्ड टेकिंग, तो इंडिया में आयरन और जो स्टील इंडस्ट्रीज हैं इसने समय लिया है विकसित होने के लिए। एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, ऑल इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज भिलाई, दुर्गापुर, बुरनपुर, जमशेदपुर, रोकला, बोकारो are situated in a region that is spread over 4 states: West Bengal, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh. Bhadravati and Vijayanagar in Karnataka, Visakhapatnam in Andhra Pradesh, Salem in Tamil Nadu are the other important steel centers utilizing local resources. तो इसमें क्या है कि रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती थी और बहुत से चीप से लेबर से जो कि ट्रांसपोर्टिंग का काम करते थे मार्केट तक। तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट था स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर के लिए। और इंडिया में जो स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर है वो कहाँ कहाँ पर है, वो है भिलाई में है, दुर्गापुर में है, बर्नपुर में है, जमशेदपुर, रोकला, बोकारो, ये एक रीजन है। और ये कौन कौन से स्टेट पे ये सिचुएटेड है, ये है वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। तो जो भद्रवती और जो विजयनगर है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, कर्नाटका में है। विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है। सालिम तमिलनाडु पे है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर कि स्टील का क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है और यहाँ से हमें क्या मिलता है, स्टील मिलता है। यानी कि ये एक कुछ लोकल रिसोर्सेज है जहाँ से कि स्टील हमको मिलता है। नेक्स्ट है जमशेदपुर। बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री, Tata Iron and Steel Company Limited (TISCO). It was privately owned. After independence, the government took the initiative and set up the several iron and steel plants. TISCO was started in 1907 at Sakshi near the confluence of the river Subarnrekha and Karkhai in Jharkhand. Later on, Sakshi was renamed as Jamshedpur. Geographical, Jamshedpur is the most conventionally situated iron and steel center इन द कंट्री। तो 1947 से पहले यहाँ पर सिर्फ एक ही आयरन और स्टील प्लांट्स की कंट्री में सिचुएटेड थी और उसका नाम क्या था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, टिस्को। तो ये प्राइवेटली ओन थी। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट है इसमें गवर्नमेंट ने क्या करा, इनिशिएटिव एक्शन क्या करा, टेक इट किया और ऐसी बहुत सारी आयरन और स्टील प्लांट्स की जो इंडस्ट्रीज को स्टेबलाइज की। तो टिस्को एक पहली ऐसी कंपनी है जो कि 1907 में स्काची में लॉन्च हुई थी और वो किसके किनारे पे हुई थी, रिवर सुबर्णरेखा के किनारे पे और खारखाई जो कि झारखंड में है। और उसके बाद जो साक्षी वॉज रिनेम्ड किया गया था जमशेदपुर से, यानी कि जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है, साक्षी।
और ज्योग्राफिकली जमशेदपुर क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा कन्वेंशनली ऐसी जगह है जहाँ पर आयरन और स्टील सेंटर क्या होता है, हमें वहाँ से मिलता है। यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर स्टील और आयरन की जो इंडस्ट्री स्टेबलाइज्ड मोस्ट कन्वेंशनली है तो वो कहाँ पर है, जमशेदपुर में। Sakshi was the chosen to set up the steel plants for the several reasons. This place was only 32 kilometers away from the Kalimati station on the Bengal-Nagpur railway line. It was close to the iron ore, coal and manganese deposit as well as to Kolkata, which provided a large market. Tisco gets coal from Jaria coal fields and iron ore, limestone, dolomite and the manganese from Odisha and Chhattisgarh. The Karkhai and the Subarnekha rivers ensured sufficient water supply. Government initiative provided adequate कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। तो साक्षी यानी कि जो जमशेदपुर है ये क्या थी, एक चूजन सेटअप स्टील प्लांट थे, अब जिसके ये बहुत सारे एक रीजंस भी थे। और ये प्लेस कितना दूर था वहाँ से, 30 किलोमीटर दूर था। कहाँ से, कालीमती स्टेशन से, जो कि कहाँ पर है, बंगाल नागपुर रेलवे लाइन पर है। तो ये क्लोज आयरन ओर और कोल और मैग्नीशियम थे जहाँ पर क्या होता है, डिपॉजिट किया जाता था अच्छी तरह से। और ये कहाँ पर प्रेजेंट था, कोलकाता में। यहाँ पर इसको क्या प्रोवाइड किया जाता था, एक मार्केटिंग इसको दी जाती थी। तो जो टिस्को है वो जरिया कोल फील्ड से है, और जो आयरन ओर है, लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है और मैग्नीज है, ये कहाँ से, उड़ीसा से है और छत्तीसगढ़ से है। तो जो कारखाई और सुबर्णरेखा रिवर्स हैं ये इंश्योर था एक सफिशिएंट वाटर सप्लाई के लिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इंडस्ट्रीज़ है उनको वहाँ पर स्टेबलाइज किया जाता है जहाँ पर क्या हो, हमें उसके लोकल फैक्टर ऑफ कैपिटलाइज हमें मिलते हैं, जहाँ पर अच्छी सी पावर हो, मार्केटिंग हो, ट्रांसपोर्ट हो, वाटर सप्लाई हो और रॉ मटेरियल्स हो। तो यहाँ पर भी क्या था कि ये इस रिवर्स के किनारे पे इस इंडस्ट्रीज को सिचुएटेड किया गया था, स्टेबलाइज किया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर सप्लाई था वो इसके लिए सफिशिएंट था। तो जो गवर्नमेंट होती है वो इनिशिएटिव प्रोवाइड एडवोकेट करती है, यहाँ पर इसको क्या करती है, इसके डेवलपमेंट के लिए कुछ कैपिटल प्रोवाइड करती है। अब इसमें कैपिटल का मीन्स ऐसा तो नहीं है कि किसी राजधानी से लेकर है, कैपिटल का मीन्स है कि उसके फैक्टर को इफेक्ट करने के लिए जो वहाँ पर चाहिए यूज़ के लिए वो रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल करवाएगी। जैसे कि वहाँ पर रॉ मटेरियल्स, वहाँ पर एक फैक्ट्री बनवाएगी, वहाँ पर क्या करेगी, लेबर्स भेजेगी, और वहाँ पर क्या होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स अच्छे होने चाहिए। तो ये सारी फैसिलिटीज उनको कौन प्रोवाइड कराएगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। इसके लिए वो क्या करेगी, एक इनिशिएटिव एक्शन टेक प्लेस करेगी। इसमें साक्षी है वो क्या है, एक ओल्ड नेम है किसका, जमशेदपुर का। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रीज प्लांट्स वर सेट अप आफ्टर टिस्को। दे प्रोड्यूस केमिकल, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लेट, कैपल ऑफ वायर। तो जो जमशेदपुर है यहाँ पर क्या है, और भी अदर इंडस्ट्रीज प्लांट्स हैं जो कि सेटअप किए गए हैं टिस्को में, और ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स को, और यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर के कुछ इक्विपमेंट है जो कि यूजेबल है, और मशीनरी, टाइम प्लेट और कैपल ऑफ वायर। The development of the iron and the steel industries opened the doors to rapid industries developed in the India. Almost all sectors of Indian industry depend heavily on the iron and steel industry for the basic infrastructure. The Indian iron and steel industry consists of the large integrated steel plant as well as many. तो जो ये डेवलपमेंट है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज का, ये ओपन किया गया। जब इसका दरवाज़ा खोला गया तो इसके थ्रू क्या हुआ, बहुत सारे जो अदर इंडस्ट्रीज थे, जो अदर लोग थे, उन्होंने भी क्या करा, इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को शुरू किया। तो जितने भी सेक्टर हैं इंडियन इंडस्ट्रीज के वो डिपेंड करते हैं बहुत ज़्यादा हैवी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्टील इंडस्ट्री है वो क्या है, बैकबोन है मॉडर्न इंडस्ट्रीज की। इसका मीन्स ये है कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है उनका मोटिवेशनल कौन सा है, स्टील इंडस्ट्रीज है। तो जो इंडिया है, इंडियन में आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या करती है, एक लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स करती है, जो कि इंडस्ट्री स्टेबलाइज्ड है, ये इसी के थ्रू है। स्टील मिल्स, इट ऑल्सो इंक्लूड सेकेंडरी प्रोड्यूसर, रोलिंग मिल्स एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर क्या था कि ये इंक्लूड करती है सेकेंडरी प्रोसेस को, और इसमें कुछ रोलिंग मिल्स और एंसिलरी इंडस्ट्री भी स्टेबलाइज की गई थी, इनकी भी इसमें क्या होती है, जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन, पिट्सबर्ग। It is an important steel city of United States of America. The steel industry at Pittsburgh enjoy location advantage. Some of the raw materials such as coal is available locally, while the iron ore comes from the iron mines at
the Minnesota about 1,500 km from Pittsburgh. Between these mines and Pittsburgh is one of the world's best routes of shipping or cheaply. The famous Great Lakes Waterway trains carry the ore from the Great Lakes to the Pittsburgh area. The Ohio, the Monongahela and Allegheny rivers provides adequate water supply. तो जो पिट्सबर्ग है ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी है जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो जो स्टील इंडस्ट्रीज है पिट्सबर्ग की ये एंजॉय करती है बहुत सारे यहाँ पर लोकेशन जो है, इसके कुछ एडवांटेज भी यहाँ पर है और इसके कुछ रॉ मटेरियल्स हैं जैसे कि कोल हो गया, ये क्या है यहाँ पर ईजिली अवेलेबल है लोकली। और जो आयरन ओर्स है ये कहाँ से मिलता है, आयरन माइन से मिलता है जो कि कहाँ पर है, माइनसोटा से। ये कितना दूर है पिट्सबर्ग से, ये पिट्सबर्ग से दूर है 1500 किलोमीटर दूर है। तो जो माइंस और पिट्सबर्ग के बीच में यहाँ पर एक वर्ल्ड का एक बेस्ट रूट है, किस चीज़ के लिए, शिपिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज के लिए, और ये बहुत ज़्यादा सस्ता भी है। और यहाँ पर फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवेज भी हैं। और जो ट्रेन्स होती हैं ये क्या करती हैं, और को कैरी करने का काम करती है ग्रेट लेक से होकर पिट्सबर्ग तक एरिया पे। तो जो ओहियो और जो मोगनहिलिया एलेजेंजी है रिवर से ये यहाँ पर क्या करती है, वाटर सप्लाई क्या करती है, इनको देती है, जो कि इनके लिए क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। टुडे very few of large steel mills are in Pittsburgh itself. They are located in the valleys of Monongahela and the Allegheny rivers above the Pittsburgh and along the Ohio River below it. Finished steel transported to the market by both land and water routes. The Pittsburgh area has many factories other than steel mills. These use steel as their raw materials to make many different products such as railroad equipment, heavy machinery and rails. तो आज की डेट में बहुत ही ऐसी लार्ज स्टील मिल्स और हैं जो कि पिट्सबर्ग में है। तो जो लोकेटेड होती हैं ये कहाँ पर, वैली ऑफ मोनगिलिया एलेजेनी रिवर्स में, जो कि कहाँ पर है, पिट्सबर्ग में है। और यहाँ पर एक ओहियो रिवर भी इसके नीचे पे है। तो जो ये स्टील ट्रांसपोर्टेड है ये फिनिश्ड होता है मार्केट में किसके थ्रू, बोथ हम लैंड के थ्रू भी कर सकते हैं और वाटर रूट के थ्रू भी हम इसमें मार्केटिंग कर सकते हैं। तो जो पिट्सबर्ग एरिया है यहाँ पर बहुत सारी के फैक्ट्रीज हैं और जो कि कैसी है, स्टील मिल है। तो जो ये स्टील यूज़ है यहाँ पर वो कैसा है, एज अ रॉ मटेरियल है जिसके थ्रू बहुत से अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि रेल रोड के इक्विपमेंट के लिए, हैवी मशीनरी और रेल्स के इक्विपमेंट के लिए। नेक्स्ट वन, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। वेविंग क्लॉथ्स फ्रॉम yarn is an ancient art. Cotton, wool, silk, jute, flax have been used for making cloth. The textile industries can be divided on the basis of raw materials used in them. Fibers are the raw materials of textile industries. Fibers can be natural or man-made. Natural fibers are obtained from wool, silk, cotton, linen and jute. Man-made fibers include nylon, polyester, acrylic and rayon. तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं इसमें क्या होता है कि जो हम वेविंग का काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं, कहाँ से करते हैं, यार्न से करते थे, कब, पुराने समय में। लेकिन आज की डेट में जो कॉटन है, वूल है, सिल्क है, जूट है, फ्लैक्स है, इसका यूज़ हम किस चीज़ के लिए करते हैं, कपड़ों को बनाने के लिए करते हैं। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं ये डिवाइडेड की जाती है रॉ मटेरियल बेस में और उनके यूज के बेस में। तो जो फाइबर्स है वो रॉ मटेरियल्स है और इसको कहाँ पर भेज दिया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है। तो जो फाइबर्स है ये नेचुरल भी और मैनमेड भी है। तो जो नेचुरल फाइबर्स है ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें मिलता है वूल से, सिल्क से, कॉटन से, लाइनिन से और जूट से। और जो मैन मेड फाइबर्स है वो कौन कौन से हैं, वो है नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइल एंड रेयॉन। The cotton textile industry is one of the oldest industries in the world. Till the Industrial Revolution in the 18th century, cotton cloth was made using hand spinning techniques, wheels and looms. In 18th century, power looms facilitated the development of the cotton textile industries, first in Britain and later in other parts of the world. Today, India, China, Japan and the USA are the important producer of cotton textile. India has a glorious tradition of producing excellent quality cotton textile. Before the British rule in Indian, तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है ये क्या है, बहुत ही पुरानी ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज़ है वर्ल्ड की सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज़ कौन है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। और इंडिया की सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज़ कौन से, स्टील इंडस्ट्रीज़ है। तो
जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ वो 18th सेंचुरी में और अभी तक है। तो जो कॉटन क्लॉथ्स है वो बनाए जाते थे पहले हाथ से स्पिनिंग करके, उनकी कताई करके, व्हील्स के थ्रू, कताई बुनाई के थ्रू इनको बनाया जाता था, व्हील्स और लूम्स के थ्रू। लेकिन 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो पावर ऑफ लूम से ये फैसिलिटेट की गई और इसको डेवलप किया गया। जब डेवलप किया तो हमें क्या मिली? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिली। तो पहले सबसे पहले ये कहाँ पर हुआ था कि ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद वर्ल्ड के अदर पार्ट में, और आज की डेट में इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है जहाँ पर कि क्या होता है? कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग होता है। जो इंडिया है ये इसका एक ग्लोरियस ट्रेडिशनल है जहाँ पर कि बहुत अच्छी क्वालिटी में क्या प्रोड्यूस किया जाता है? कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है। और इससे पहले जब ब्रिटिश यहाँ पर रूल करते थे तो जो इंडियन थे, hand spun and hand woven cloth already had a wide market. The Muslims in Dhaka, citizens of Masulipatam, Calicut of Calicut and gold woad cotton of Burhanpur, Surat and Vadodara were known worldwide for their quality and design. But the production of hand-woven cotton textile was expensive and time-consuming. Hence, traditional cotton textile industry could not face the competitions from the new textile mills of the West, which produced the cheap and good quality fabrics through the mechanized industries यूनिट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो पहले के जो वो थे रूलर्स थे, जो ब्रिटिशर थे, वो क्या करते थे कि जब इंडिया क्या होता था कि फ्री नहीं हुआ था, जब इंडिया को फ्रीडम नहीं मिली थी, तो उससे पहले क्या होता था कि यहाँ पर हैंड स्पिन होता था, जो क्लॉथ्स होते थे वो हैंडमेड होते थे। तो जो मुस्लिम थे वो ढाका से, और जो चिंचा से वो मुस्लिमपट्टनम से, कैलिकट से, और गोल्ड वोट कॉटन ये बुरहानपुर से, सूरत से और वेदुदरा से। यहाँ पर वर्ल्ड वाइड में क्या होता था कि जो कॉटन की जो क्वालिटीज़ होती थी और जो उसके डिज़ाइन होते थे यहाँ पर क्या थे? बहुत ज़्यादा फेमस थे। लेकिन उसके बाद इसका प्रोडक्शन जब हाथों के द्वारा कॉटन टेक्सटाइल में चला गया, यानी कि पहले तो हाथों से होता था लेकिन अब कहाँ चले गया? कॉटन टेक्सटाइल में चले गया। तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी था और उसमें क्या होता था? बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था। लेकिन जब ट्रेडिशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये सब गया तो वहाँ पर क्या हुआ कि कोई कंपटीशन तो उस टाइम उनको फेस करना नहीं पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे क्या था? एक न्यू टेक्सटाइल माइल्स थी जो कि वेस्ट के साइड सिचुएटेड थी, और यहाँ पर बहुत ही सस्ते और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक्स को मैकेनाइज्ड किया जाता था इंडस्ट्रियल यूनिट्स में। The first successful mechanized textile mill was established in Mumbai in 1854. The warm, moist climate, a part of importing machinery, availability of raw materials, and skilled labor resulted in rapid expansion of industries in the region. Initially, this industry flourished in the states of Maharashtra and Gujarat because of favorable humid climate, but today humidity can be created artificially and raw cotton in a pure and not weight losing raw materials. So this industries has spread to other parts. तो पहले तो ये सक्सेसफुली था मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल। तो उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले कहाँ पर सक्सेसफुल था इंडिया में? 1854 में मुंबई में। तो जो वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट थे वहाँ पर क्या किया जाता था कि इन इंडस्ट्रीज़ को क्या किया जाता था? स्टेबलाइज किया जाता था, और वहाँ पर रॉ मटेरियल को अवेलेबल कराया जाता था, और वहाँ पर जो लेबर के जो स्किल थे वो भी बहुत ज़्यादा होते थे। तो ऐसे रीजन में इंडस्ट्रीज़ को स्टेबलाइज किया जाता था। लेकिन उसके बाद इनिशियली कुछ स्टेट्स में जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात में ये सब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को स्टेबलाइज किया गया, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट था। लेकिन आज वहाँ पर ह्यूमिडिटी आर्टिफिशियली क्रिएट की जा सकती है, और रॉ कॉटन को क्या होता है कि प्योर और नॉन वेट लूजिंग रॉ मटेरियल भी होता है। जो कॉटन होता है उसको हम प्योर कॉटन, और उसको वेट भी ज़्यादा ना हो, ऐसे में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो इंडस्ट्री है ये फैल गई है कुछ अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया के भी। ऑफ इंडिया कॉम्बेपेट, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पौंडीचेरी एंड पानीपत आर द सम ऑफ द अदर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स। तो ये इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर है जैसे कि कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर है जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल को डेवलप किया गया। नेक्स्ट वन इज अहमदाबाद. It is located in Gujarat on the banks of the Sabarmati River. The first mill was established in 1859. It soon becomes the second largest textile city of India. After Mumbai, Ahmedabad was therefore often referred to as Manchester of India. Favorable location factors were responsible for the development of the textile industries in Ahmedabad. Ahmedabad is situated very close to the cotton growing area. This ensures
easy availability of raw material. The climate is ideal for spinning and weaving. The flat terrain and the easy availability of land is suitable for the establishment of the mills. The densely populated states of Gujarat and Maharashtra provide both skilled and semi-skilled labor. Well developed road and the railway network permits easy transportation of textile to different parts of the country, thus providing easy access to the market. तो नेक्स्ट हमारे पास अहमदाबाद है। तो जो अहमदाबाद है ये कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात में। और कौन सी रिवर्स के किनारे पे यहाँ पर इंडस्ट्री स्टेबलाइज की गई है? वो है साबरमती रिवर्स के किनारे पे। तो यहाँ पर की जो पहली मिल है, पहली इंडस्ट्रीज है, वो 1859 में स्टेबलाइज की गई थी और उसके बाद ये इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बनी मुंबई के बाद। सबसे पहले कौन सी है? मुंबई। मुंबई के बाद कौन सी है? गुजरात, अहमदाबाद। जो अहमदाबाद है यहाँ पर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया से कहा जाता है, और क्योंकि यहाँ पर जो लोकेशन फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, जो कि कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद सिचुएटेड है कहाँ पर? गुजरात पे सिचुएटेड है। और यहाँ पर जो कॉटन ग्रोइंग एरिया है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो ये इंश्योर करता है यहाँ पर कि यहाँ पर हमें रॉ मटेरियल बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि जो यहाँ का क्लाइमेट है ये बहुत अच्छा है, ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। और कॉटन के ग्रो के लिए क्या चाहिए? हमें ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए। और यहाँ पर क्या होता था? स्पिनिंग और वेबिंग का काम ज़्यादा होता है। और यहाँ पर जो फ्लैट ट्रेन है ईजी अवेलेबल होती है लैंड में, जो कि सुटेबल करता है एक स्टेबलाइजमेंट ऑफ मिल्स के लिए। और यहाँ पर जो पॉपुलेशंस है वो भी अच्छी है। और ये क्या एक डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स है, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र को दोनों में स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अच्छी सी वेल डेवलप्ड रोड है, रेलवे नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि इजी ट्रांसपोर्टेशन टेक्सटाइल में काम करते हैं हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए। मुंबई पोर्ट नियर बाई फैसिलिटीज इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तो जो मुंबई पोर्ट है उसमें क्या है? जो फैसिलिटीज इम्पोर्ट है, मशीनरी है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये एक्सपोर्ट करती है कॉटन टेक्सटाइल को। बट इन द रिसेंट ईयर्स अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम्स। सेवरल टेक्सटाइल मिल्स हैव क्लोज्ड डाउन। दिस इज primarily due to the emergence of a new textile centers of the country as well as non-upgradation of machines and technologies in the mills of Ahmedabad। तो रिसेंट कुछ साल पहले ही रिसेंटली अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स में क्या थे? कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। तो जो बहुत सारी टेक्सटाइल जितने भी टेक्सटाइल मिल्स थे वो बहुत ज़्यादा क्लोज डाउन के ओर थे, जो कि किससे रिलेटेड थे? अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल से रिलेटेड थे। तो इसमें जो प्राइमरी इसमें इमर्ज आई थी, तो जो न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स था कंट्री का वो किसमें चेंज हो गया था? वो नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीन और टेक्नोलॉजी ऑफ मिल्स जो थे अहमदाबाद के। Osaka is an important textile center of Japan, also known as the Manchester of Japan. The textile industry developed in Osaka due to the several geographical factors. The extensive plain around Osaka ensured that the land was easily available for the growth of cotton mills. Warm, humid climate is well situated to spinning and weaving. The river Udo provides sufficient water for the mills. Labor is easily available. Location of port facilities import a raw cotton exporting the textile. The textile industry at Osaka depends completely upon important raw materials. The cotton is important from Egypt, India, China and USA। तो नेक्स्ट हमारे पास ओस्का है। तो जो ओस्का ये क्या है? एक इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, एक सेंटर है जो कि जापान में है, और इसको हम मैनचेस्टर ऑफ जापान के नाम से भी जानते हैं। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये डेवलप हुई है ओस्का से। और ये क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे जोग्राफिकल फैक्टर्स थे जो कि इंडस्ट्री को डेवलप करने में हेल्प करते थे। तो यहाँ का जो एक्सटेंसिव प्लेन एरिया है ओस्का का, ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है किस चीज़ के लिए? कॉटन की ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है जो कि वेल सुटेड है किस चीज़ के लिए? स्पिनिंग और वेबिंग के लिए। तो यहाँ की जो रिवर है यूडो रिवर्स ये प्रोवाइड करती है एक सफिशिएंट वाटर मिल्स के लिए, और जो लेबर है यहाँ पर ईजिली पाए जाते हैं। तो इसके कुछ लोकेशन पोर्ट फैसिलिटीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल को और उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका की वो डिपेंड्स करती है उसके रॉ मटेरियल में। तो जो कॉटन है इसका कुछ इम्पॉर्टेंट जो स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज हैं, वो कहाँ कहाँ पर है? वो है इजिप्ट में, इंडिया में, चाइना में और यूएसए में। The finished product is mostly exported and has a good market due to the quality and low price, though it is
one of the important textile cities in the country of late the cotton textile industries। तो जो इसका फिनिशिंग प्रोडक्ट है ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो जाता है और उसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ये गुड क्वालिटी इसमें पाई जाती है जो कि कम दाम पे मिलती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज़ है कंट्रीज़ में और यहाँ पर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। Of Osaka has been replaced by the other industries such as iron and steel machinery, shipbuilding, automobiles, electrical equipment and cement। तो जो ओस्का है इसको क्या हो गया, रिप्लेस किया गया कुछ अदर इंडस्ट्रीज से जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड सीमेंट की जो इंडस्ट्री है इसको रिप्लेस किया गया है। और जो ओस्का है वो अब रिप्लेस्ड हो चुकी है किनके थ्रू, जो हमारी अदर जो इंडस्ट्रीज हैं उनका डेवलपमेंट हुआ है। सो माय डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू सो मच।